Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12th history chapter 1 in Hindi, and the chapter 1 is ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है फ्रेंड्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। आप लोग पहले वो पार्ट देख लें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें, और जो मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है उसके बाद ही आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन, कृषि प्रौद्योगिकी, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के बारे में ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब आते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का अंत की। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हो गया था, किस तरीके से उसका अंत हुआ, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड बताया था हड़प्पा सभ्यता का 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता इस टाइम तक अस्तित्व में रही। इससे पहले भी थी अस्तित्व में और इसके बाद में भी थी। मतलब जब ये हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता थी इस टाइम में, उसके बाद यहाँ पर इस 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कई तरीके के बदलाव आए। वो क्या बदलाव थे कि कई हड़प्पा स्थलों को 1800 ईसा पूर्व, मतलब देखो 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित रही। मतलब जब थी तब तक, उससे थोड़े टाइम पहले से ही ये सभ्यता थोड़ी थोड़ी मतलब आप लोग कह सकते हैं कि उसका जो प्रभाव था वो कम होता चला गया हड़प्पा सभ्यता का। तो 1800 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कई हड़प्पा स्थलों को लोगों द्वारा त्याग दिया गया। कई हड़प्पा स्थल ऐसे थे जिनको लोगों ने त्याग दिया, जैसे कि चनहुदड़ो था, लोथल था। ये कुछ ऐसे स्थल थे जिन स्थलों को लोगों ने 1800 ईसा पूर्व के आसपास त्यागना शुरू कर दिया। तो देखो ये बदलाव आए थे 1800 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व के टाइम पर, कि अंत एकदम तो नहीं हो सकता, तो पहले से ही उस तरीके के चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। और क्या हुआ फ्रेंड्स, नई बस्तियां स्थापित हुई। मतलब ये लोथल, बालाकोट, नागेश्वर इनका हमें पता है, लेकिन इसके अलावा कई और नई बस्तियां स्थापित होनी शुरू हो गई थी हड़प्पा वाले क्षेत्र में। और क्या चेंज आया फ्रेंड्स, बाट, शिल्प उत्पादन, मोहर निर्माण या फिर आभूषण, मनके बनाना, इस तरीके के जो काम थे फ्रेंड्स वो काम ख़त्म हो गए थे। मतलब उन कामों का निर्माण, बाट बनाना वो काम समाप्त हो गया था। मनके बनाना भी लोगों ने बंद कर दिया था, मोहरे बनाना भी लोगों ने बंद कर दिया था। मतलब देखो कितने सारे चेंजेस अचानक से आने शुरू हो गए थे। और क्या हुआ फ्रेंड्स, सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। सार्वजनिक संरचनाएं मतलब माल गोदाम, विशाल स्नानागार, इस तरीके की जो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं उनका निर्माण बंद हो गया। साथ ही साथ इस तरीके के जो गृह स्थापत्य होते थे, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया है, उस तरीके के गृह स्थापत्य भी समाप्त हो गए। लोग इस तरीके के गृह स्थापत्य अब नहीं कर रहे थे। तो ये सारे चेंजेस आए इस सभ्यता का अंत होने से पहले। तो देखो अंत 1900 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द हुआ, लेकिन उस अंत की शुरुआत 1800 ईसा पूर्व के आसपास ही हो गई थी। किस तरीके से कि लोगों ने कई हड़प्पा स्थलों को त्यागना शुरू कर दिया, नई नई बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी, आभूषण, मनके, बाट, मोहर ये तरीके की चीज़ें बनाना समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ कुछ सार्वजनिक संरचनाएं जो हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, उनका भी निर्माण करना वहाँ पर बंद हो गया था। तो ये तो आए चेंजेस, कि क्या चेंजेस आए अंत होने के आसपास। तो फ्रेंड्स, पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण देते हैं, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो देखो सबसे पहला कारण देते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब देखो ये लोग छोड़कर जा रहे थे कई हड़प्पा स्थलों को। मतलब हो सकता है कि जलवायु में कुछ परिवर्तन आ गई हो, जो शुष्क वाले जलवायु के क्षेत्र थे वहाँ पर बरसात होने लग गई हो, या फिर ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई हो। तो इस तरीके का हो सकता है कुछ जलवायु परिवर्तन हुए हो और लोगों ने उन इलाकों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाढ़। अब ये बहुत मुश्किल सा मानना लगता है कि बाढ़ एकदम से इतने सारे इलाके में कैसे आ सकती है, बट हो सकता है ये संभव भी रहा हो। तीसरा होता है फ्रेंड्स वनों की कटाई की। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे पैमाने पर, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों ने वनों की कटाई की होगी, जिसके कारण अब उन्हें उन क्षेत्रों को छोड़कर जाना पड़ा होगा, क्योंकि अब उन्हें वहाँ से वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें अपनी आजीविका के लिए चाहिए होती थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। हो सकता है कि जो वहाँ पर नदियाँ थी, जैसे सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ भी रही होंगी, तो हो सकता है जो सिंधु नदी थी या उसकी सहायक नदी उनके वो सूख गई हो, या फिर उन्होंने मार्ग बदल लिया हो। तो इसीलिए लोगों ने इन स्थलों को त्याग दिया और वो दूसरे स्थानों पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। ये भी एक कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के अंत का।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स भूमि का अत्यधिक उपयोग, मतलब उन्होंने भूमि पर बहुत ज़्यादा फसलें उगा ली, बहुत ही ज़्यादा। तो हो सकता है वो जो भूमि थी वो बंजर होनी शुरू हो गई, अब उसमें उपजाऊपन इतना ना रहा हो, तो इसीलिए वो लोग नई जगह की तलाश में उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लग गए हों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भूकंप। तो भूकंप मतलब ये भी एक बहुत ही अजीब लगता है कि भूकंप आए हो इतने बड़े पैमाने पर, तो ये भी एक कारण पुरातत्वविद देते हैं कि हो सकता है भूकंप आया और इसलिए सभ्यता समाप्त हुई हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आक्रमण। आर्यों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया था और इस कारण भी ये सभ्यता शायद ख़त्म हो गई हो। जो आपका वो दे रखे होते हैं आप लोगों की बुक्स में बॉक्सेस बनाकर कुछ अनुच्छेद दे रखे होते हैं जिनमें से आप लोगों के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये एक दे रखा है 10 नंबर है आई थिंक ये वाला, तो आप लोग उसे पढ़ोगे तब आप लोगों को ये पता लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातत्वविद थे वो कौन कौन थे, जैसे दयाराम साहनी हैं या फिर राखल दास बनर्जी, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किस तरीके से हुई और कौन कौन पुरातत्वविद थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज करने में अपना योगदान दिया। तो इसमें सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। फ्रेंड्स कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल तो थे ही, साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था। सो फ्रेंड्स ये हमें पता लग गया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये 1875 में भारत के जो डायरेक्टर जनरल बने थे और इनके क्या क्या योगदान रहे, इन्होंने किस तरीके से अपनी खोज की, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखो इन्होंने अपनी खोज के लिए लिखित स्रोतों का उपयोग किया। ये मानते थे कि जो इन्हें लिखित कुछ चीज़ें मिली हैं ये उन चीज़ों पर पूरे तरीके से डिपेंड रहे अपनी खोज के लिए। और बस्तियों की पहचान के लिए इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया, 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच आए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। देखो अब हमें ये पता करना है कि ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, तो उन्होंने क्या किया, इन सब बस्तियों की पहचान करने के लिए उन्होंने जो चीनी बौद्ध यात्री 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच भारत में आए थे, भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, उनके वृत्तांत मतलब यात्रा वृत्तांत हम लोग लिखते हैं ना, तो मतलब इन्होंने उनके वृत्तांतों का प्रयोग किया अपनी खोज में। नेक्स्ट फ्रेंड्स मिले अभिलेखों का इन्होंने अनुवाद भी किया। साथ साथ एक चीज़ आती है कि जो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके पास एक हड़प्पाई मोहर पहुंची भी, लेकिन ये उस हड़प्पाई मोहर का काल निर्धारण करने में चूक गए। इन्होंने इस हड़प्पाई मोहर का जो काल निर्धारण है वो गलत किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो भारतीय संस्कृति है, उपमहाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें बस्तियों की स्थापना जो हुई वो गंगा के किनारे हुई। और जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर, उस वाले चैप्टर में दे रखा है। तो उनका ये मानना था कि जब भारत की संस्कृति की शुरुआत हुई वो गंगा नदी के तट पर बनी बस्तियों के साथ हुई। इस कारण वो इस सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गए, इस सभ्यता का काल निर्धारण करने में चूक गए। क्योंकि एक तो ये कि वो ये मानते थे कि गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों से उपमहाद्वीप में संस्कृति शुरू हुई, और दूसरा फ्रेंड्स ये कि उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी खोज में चीज़ें यूज़ की वो पूरे तरीके से लिखित दस्तावेज़ों पर निर्भर रहे। इस कारण अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं दूसरे पुरातत्वविद के बारे में। फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मार्शल के बारे में। और जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्वविद तो थे ही, वो भारत के पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। मतलब जो इससे पहले हमने कनिंघम के बारे में डिस्कस किया, कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्वविद के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्वविद के पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। ये पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे फ्रेंड्स, और इन्हें एक्सपीरियंस था क्योंकि ये यूनान और क्रीट में कुछ इस तरीके की खोजें कर आए थे, उत्खनन इन्होंने वहाँ पर किए थे, तो इन्हें कुछ एक्सपीरियंस था, तो ये अपने साथ यूनान और क्रीट के कुछ अनुभव भी लाए थे। तो फ्रेंड्स 1924 में इन्होंने पूरे विश्व के सामने इस सभ्यता की घोषणा की। और जो दयाराम साहनी थे और एक थे फ्रेंड्स राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों ने मोहरें खोजी।
दोनों ने मोहरें खोजी। दयाराम साहनी ने जो मोहरें खोजी वो हड़प्पा से खोजी थी, और राखल दास बनर्जी ने जो मोहरें खोजी थी फ्रेंड्स वो मोहनजोदड़ो से खोजी थी। तो देखो अब हमें ये चीज़ पता लगी कि इन दोनों ने मोहरें खोजी। दयाराम साहनी ने भी मोहरें खोजी और राखल दास बनर्जी ने भी मोहरें खोजी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा से खोजी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से खोजी। और जब इन्होंने ये मोहरें खोजी तो इन्हें एक कॉमन बात मिली कि ये जो दोनों मोहरें थी एक समान थी, मतलब ये दोनों मोहरें एक ही सिमिलर थी, एक ही मोहर थी, मतलब एक ही सभ्यता से रिलेटेड थी। दो मोहरें बेशक इन्हें अलग अलग जगहों से मिली लेकिन वो मोहर थी एक जैसी ही। तो ये पता लगा कि मतलब ये जो दोनों पुरास्थल है जहाँ पर इन्होंने खोज की है ये एक ही सभ्यता या एक ही संस्कृति के हैं। और दूसरा इन्हें ये पता लगा फ्रेंड्स कि ये जो खुदाई में इन्हें मिले कि ये जो सभ्यता के हैं वो सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थे। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो जो ये सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो इसी कारण 1924 में जॉन मार्शल इस सभ्यता को विश्व के सामने रख पाए, क्योंकि उन्हें एक प्रूफ मिल गया था कि हाँ ये सभ्यता हमें मिल चुकी है। तो उन्होंने इस सभ्यता की पूरे विश्व के सामने घोषणा की कि हड़प्पा सभ्यता इस समय में थी और मेसोपोटामिया के ये समकालीन थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका काल भारतीय पुरातत्वविद में एक व्यापक परिवर्तन काल था। यस, क्योंकि इन्होंने ही सभ्यता की जानकारी पूरे विश्व के समक्ष रखी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कई बार कि जॉन मार्शल कौन थे और उनका भारतीय पुरातत्व में क्या योगदान रहा या हड़प्पा की खोज में उनका क्या योगदान रहा। फ्रेंड्स, उनका जो काल था वो इस सब खोज में एक परिवर्तन का काल था, क्योंकि उन्होंने एक तो इस सभ्यता की खोज करके उसको विश्व के सामने रखा, साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी उत्खनन करे इस सभ्यता को और ज़्यादा सामने रखने के लिए। देखो इन्होंने स्तर विन्यास, लेकिन इनकी एक कमज़ोरी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने स्तर विन्यास को अनदेखा किया और टीले की क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन किया। देखो जब आप लोग खुदाई कर रहे हो, मान लो ये इस तरीके से है, तो ये जो है ये किसी और काल का है, मतलब मान लो ये है 2000 का, ठीक है। ये वाली जो इकाई है मान लो ये है 1900 की, 1980 की, ये है 1960 की, ये है 1940 की। तो ये होते हैं फ्रेंड्स स्तर विन्यास। और इस ये जो अलग अलग है, मतलब इस तरीके से जब ये वाला ये वाला ये वाला ये होते हैं हमारे स्तर। लेकिन जब आप इस तरीके से जा रहे हो, इसी पे खोज कर रहे हो, नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप इस ऊपर वाले एरिया की भी खोज कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो वो होता है फ्रेंड्स क्षैतिज इकाई की, मतलब आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हो, वो होता है क्षैतिज इकाई। तो जॉन मार्शल ने यही किया, उन्होंने स्तर विन्यास को अनदेखा किया और उन्होंने क्षैतिज इकाई पर जोर दिया। तो इसीलिए वो उस सभ्यता के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम क्षैतिज रूप से किसी उत्खनन को करते हैं तो हम कई सारी बहुमूल्य चीज़ें जानकारी प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। तो ये इनकी एक कमज़ोरी कही जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे REM व्हीलर के बारे में। जब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं REM व्हीलर के बारे में, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। क्या होता है ना, जॉन मार्शल, कनिंघम या REM व्हीलर के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम्स में इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आ ही जाता है। तो देखो REM व्हीलर कौन थे फ्रेंड्स। 1944 में ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। कब बने? 1944 में। सो फ्रेंड्स, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया जो कि जॉन मार्शल नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्षैतिज इकाई के रूप में खोज ना कर उत्खनन ना कर इन्होंने स्तर विन्यास के तरीके से खोज करनी शुरू की, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया था किस तरीके से होता है। तो इन्होंने स्तर में क्षैतिज रूप से खोज ना कर स्तर के रूप में इस तरीके से खोज की कि ये इस समय का या इस समय का या इस समय का। तो देखो टीले की खुदाई स्तर विन्यास से की, ना कि क्षैतिज रूप में। तो ये इनकी एक मेन इंपॉर्टेंस, इनका ये योगदान कहा जा सकता है कि इन्होंने इस चीज़ के महत्व को समझा और खुदाई में स्तर विन्यास का उपयोग किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो REM व्हीलर थे ये सेना में पूर्व ब्रिगेडियर थे। उसके बाद ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। तो मतलब एक तो ये सेना में पूर्व ब्रिगेडियर थे। तो देखो इनमें पुरातत्वविद की पद्धति में, कि ये पुरातत्वविद तो थे ही, एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश था कि उनमें सैनिकों वाला माइंडसेट भी था। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये जो पुरातत्वविद थे वो वाला क्लियर हो गया। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का मैंने आप लोगों को बता दिया कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मोहरें खोजी थी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से। अब एक चीज़ आती है, जो SN राव थे, SN राव ने एक बुक लिखी थी
द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इन्होंने ये बुक लिखी थी एस.एन. राव ने, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसमें इन्होंने जॉन मार्शल वाला भी बताया था कि उन्होंने जो भारतीय सभ्यता थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी पूरे विश्व के समक्ष जब घोषणा की तो उन्होंने विश्व को 3000 वर्ष तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका एक योगदान रहा। तो एस.एन. राव ने अपनी इस बुक में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारी खोजों के बारे में, पुरातत्वविदों ने क्या कार्य किए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में अपनी में लिख रखी हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जो पुरातत्वविद होते हैं वो किसी सभ्यता का पुनर्निर्माण किस तरीके से करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस चैप्टर की शुरुआत से हर पार्ट में मैं आप लोगों को ये बोलती आई हूँ कि पुरातत्वविदों के लिए एक बहुत मुश्किल कार्य है कि वो किसी सभ्यता का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, स्रोतों के आधार पर वो हमें जानकारियाँ प्राप्त दे रहे हैं। तो एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, अब आता है इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में भी आता है। तो ये जो चैप्टर है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें उनके एक्यूरेट आंसर्स भी लिखे होंगे। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। एग्जैक्ट आंसर्स के मैं बहुत ही जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगी। तो देखो, पुरातत्वविद इसका पुनर्निर्माण किस प्रकार करते हैं फ्रेंड्स। भौतिक साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य मतलब वो चीज़ें जो हमें वहाँ से मिलती हैं, क्योंकि देखो जो हड़प्पाई लिपि है उसे तो आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो हम वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए वो हमें कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक वो लिपि पढ़ी ही नहीं गई है। तो सिर्फ भौतिक साक्ष्य ही हैं हड़प्पा सभ्यता के, जिसके थ्रू हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसमें क्या आ जाते हैं, आभूषण आ जाते हैं, मन के आ जाते हैं, सुइयाँ, झावा, चक्कियाँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं, मतलब जो वहाँ पर हमें मिली है। क्योंकि हड़प्पाई लिपि अगर हम पढ़ पाते तो शायद हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल पाती, लेकिन हम लिपि नहीं पढ़ पाए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए है। तो मृद भांड, आभूषण और औजार, ये सारे भौतिक साक्ष्य जिनसे पुरातत्वविद कोशिश करते हैं किसी सभ्यता के बारे में जानने की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैविक पदार्थ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। देखो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर लिखी गई चीज़ें या कोई और जैविक पदार्थ, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, नष्ट हो जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो बहुत ही बहुमूल्य जानकारियाँ होती हैं वो जैविक होने के कारण नष्ट हो जाती है और हमें उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टूटी या फेंकी हुई चीज़ें। देखो कई चीज़ें होती है जो टूटी हुई होती है इसलिए वो त्याग दी जाती है, फेंक दी जाती है, तो वो भी पुरातत्वविदों को काफ़ी हेल्प करती हैं किसी सभ्यता का पुनर्निर्माण करने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग। अप्रत्यक्ष साक्ष्य जो हमें पर्टिकुलरली नहीं मिले हैं, कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिल गए हैं जिनका उपयोग करके पुरातत्वविद उस सभ्यता का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अपरिचित और असामान्य वस्तुओं की व्याख्या। देखो अपरिचित वस्तुओं और असामान्य वस्तुओं में आ जाते हैं जैसे आद्य शिव की पूजा करना, या मोहरों पर एक सींग वाला वो बना हुआ है, और साथ ही साथ मोहरों पर प्रकृति के जो चीज़ें हैं वो बनी हुई है, तो ये माना जाता है कि शायद वहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो इस तरीके की असामान्य और अपरिचित, परिचित मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में परिचित है, हमें पता है, परिचय है। अपरिचित मतलब उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, हम परिचित नहीं है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है जो पुरातत्वविदों के लिए डिफ़िकल्टी भी पैदा कर देती है किसी चीज़ को समझने में। तो ये पुनर्निर्माण करना और किसी सभ्यता की व्याख्या करना एक बहुत मुश्किल कार्य है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और स्पेशली जो ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं अलग से करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगी तो ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगी जिसमें इस क्वेश्चन का पूरा एक्यूरेट आंसर लिखा होगा। तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स की PDF है वो ऑलरेडी मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दी थी फ्रेंड्स। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 इन हिंदी PDF लिंक मिलेगा आपको नोट्स। तो आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेस लेना होगा मुझसे, उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं इस पूरे चैप्टर के नोट्स। मैंने कुछ लास्ट में पिक्चर्स में इंसर्ट किए जैसे माल गोदाम वगैरह, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पर भी हर पार्ट के मैंने नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो। फ्रेंड्स, तीनों ही चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही साथ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्दी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।